नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात दंगे के बारे में। दरअसल गोधरा दंगा इसलिए भी सुर्खियों में है, उसकी वजह है बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है। उसकी वजह यह कि बीबीसी ने उस डॉक्यूमेंट्री में तब के मुख्यमंत्री गुजरात के और आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिल्माया गया है। इस पर सरकार का खासा ऐतराज है और इस मुद्दे पर ब्रिटिश सांसद ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवर नेताओं में शामिल हैं। अब इसे लेकर भारत में बड़ा बवाल मचा हुआ है। केरल कांग्रेस ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने का ऐलान किया था। इसको लेकर ए.के. एंटनी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पुत्र अनिल एंटनी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है और उस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार प्रतिबंधित करती है तो फिर इसे दिखाना देश की संप्रभुता के साथ एक तरह से खिलवाड़ है और उन्होंने इस पर ऐतराज करते हुए इस्तीफा दिया। एक कारण ये भी बताया कि कांग्रेस ने उनसे कहा था कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो भी टीका टिप्पणी डाली है उसको हटा ले। उन्होंने टीका टिप्पणी हटाने से इनकार कर दिया। ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पूरे मुद्दे पर हम इसलिए विस्तार से बात करना चाहते हैं कि बीबीसी ने गुजरात दंगों पर तो फिल्म बनाई, लेकिन कश्मीर त्रासदी पर फिल्म नहीं बनाई। ये दो नज़रिए हैं जिस पर विस्तार से हम बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे 3 साथी स्काइप पर रहेंगे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल सुरेश शर्मा जी, संदीप पौराणिक जी और डॉक्टर राहुल रंजन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश शर्मा जी आपसे कि ये जो सारा मसला है कहीं ना कहीं अब बीबीसी वर्सेस भारत हो गया है। इससे लोग कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में बनाई गई फिल्म को देश से क्यों जोड़ा जाए, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में फिल्म बनाई गई है वो उस समय एक राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज वो भारत के प्रधानमंत्री है। लोकतांत्रिक देश है तो वो भारत के राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका में रहते हैं। वैसे तो राष्ट्रपति देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री ही देश का नेतृत्व करते हैं, बाकी जगह भी। तो ये जो मामला है गुजरात के दंगों पर तो हाँ है बीबीसी की, लेकिन कश्मीर की जो हिंसा हुई थी 1990 के दौर में, जो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था नरसंहार करके, बलात्कार करके, और इस सारे मुद्दे पर बीबीसी तब भी खामोश था और आज भी उसने कोई फिल्म नहीं बनाई। आपकी राय फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। संदीप जी से भी पूछूंगा और राहुल जी से भी इस मुद्दे पर बात करेंगे। गुजरात पर तो हाँ, लेकिन कश्मीर पर बीबीसी के नाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी इस समय शासनाध्यक्ष हैं और जब एक ऐसी शख्सियत के बारे में उन बातों का उल्लेख किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और वो मुकदमा खारिज हो गया। उसके बाद उसकी फिर रिव्यू करने की बात की गई, उसको भी खारिज कर दिया। इसलिए गुजरात का जो मामला है वो 2 रूप लिए हुए है। पहला रूप ये है कि उसका राजनीतिक रूप है, दूसरा उसका सोशल स्वरूप है। तो जो गुजरात में हुआ उसके ऊपर अनेकों वर्षों तक बात चली और भारत का हर व्यक्ति ये जानता है कि गुजरात के बारे में उसका ओपिनियन क्या है, वो अपना ओपिनियन बना चुका है। ऐसे में बीबीसी का ये आना और इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी पर हमला करना, इसका सीधा अर्थ ये है कि पूरा विश्व जो है वो भारतीय संस्कृति के तेजी से हो रहे उत्थान से भयभीत है। चाहे मिशनरी के द्वारा पोषित वो कोई एनजीओ वगैरह हो जो बागेश्वर महाराज के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, या वो देश हो जिसमें इस्लामिक और जो है मिशनरी राष्ट्र हैं, जो ईसाइयत को मानने वाले राष्ट्र हैं, उनके अंदर होने वाली ये परिस्थितियां कि भारत तेजी से। सुरेश जी, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं। आपकी आवाज इको हो रही है। आपका जो टीवी सेट चल रहा है उसका वॉल्यूम कम करेंगे तो मुझे लगता है कि, या मोबाइल का थोड़ा सा वॉल्यूम कम करेंगे तो आवाज इको नहीं होगी। मोबाइल का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ईपी नहीं मिला था, जिसके कारण मुझे थोड़ी सी आज दिक्कत हो रही है। जी चलिए, तो फिर कहिए, आप पूरी करें बात। हाँ, अब कोशिश होगी कि उससे आ जाएगी लैपटॉप से आवाज। तो मैं ये कह रहा था कि जो भारतीय सांस्कृतिक उत्थान का समय है, जो विभिन्न धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसके कारण धार्मिक आकर्षण के साथ पर्यटन की स्थिति और राजस्व लाभ की स्थितियां जो आम वहां के नागरिकों को हो रही है, इन सब के कारण
एक वैश्विक स्तर पर बड़ी चिंता है और चर्चा है। भारत में भी आप विरोधी पार्टियों के मुद्दे देख सकते हैं, वो भी कमोबेश इन्हीं के आसपास हैं। आप चाहे राहुल गांधी जी की यात्रा को देख लीजिए, उसमें सामाजिक सरोकार को जोड़ने की बात की जा रही है। तो सामाजिक सरोकार तोड़ने का काम आपने क्यों किया कि सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देंगे? ये तो इन कांग्रेस के राज तक पहुंची थी ये बात। तो आप जब सांप्रदायिक शक्तियों के नाम पर देश के बहुसंख्यक को काटने का, सत्ता से दूर करने का काम नहीं करते, तो आज ये परिस्थिति बनती ही नहीं कि वो भी वोट देने के लिए वोट बैंक बन गया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके एक एक बिंदु पर भी हम इस सारे मामले में कह सकते हैं। तो इन सारी बातों को देख करके ये लगता है कि ये उसी मिशन का एक हिस्सा है जो मिशनरी के द्वारा भारत में किया जा रहा है। आज मैं एक जो एक्टिविस्ट हैं मधुकेश्वर, उनका इंटरव्यू कहीं मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था। उनका कहना यह था कि हमने बागेश्वर बाबा को देखा था और इन्होंने जो ही धर्म घर वापसी की बात करी और धर्मांतरण पर प्रहार करने की कोशिश की गई, तो वहां की स्थिति यही है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई और उनके खिलाफ जो है वो सारे तत्व शुरू हो गए। लेकिन उनका यहां तक भी कहना था, और ये मेरा भी मानना है, कि मिशनरी इतनी ताकतवर हैं भारत जैसे देश में भी, जहां बहुसंख्यक समाज दूसरा है, वो आज इतनी ताकतवर हैं कि वे किसी के खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र कर सकती हैं। तो ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है और उसी का एक जो है तरीका है ये गोधरा वाला लेकिन जो ये बनाई सुरेश गई जी, डॉक्यूमेंट्री मेरा है। आपसे सवाल रहेगा, आप चाहें तो अगले बातचीत के दौर में इसका उत्तर दे दें। ये कि बीबीसी वो न्यूज़ सर्विस है, पत्रकारिता में उसकी निष्पक्षता के झंडे गड़े हुए थे। फॉकलैंड युद्ध के बाद जरूर उसकी निष्पक्षता पर लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन एक न्यूज़ एजेंसी के मार्फत अगर कोई चीज़ आती है निकलकर, इस पर आप जब उस पत्रकारिता के दौर में थे ना, वो एक दौर था बीबीसी की विश्वसनीयता का। अब तो ये पक्षपाती स्थिति हो गई है। ये सब मिशनरी के लिए काम करने वाली संगठन बन गए हैं और हमारे यहाँ उसको ज्यादा महत्व देने की बात केवल इसलिए की जाती है कि एक जमाने में वो निष्पक्ष रहे थे, उनके पास खबरों का सोर्सेज बहुत था। हिंदुस्तान में जब तक मार्क टुली थे तब तक इसकी विश्वसनीयता थी, उसके बाद इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई और ये विशुद्ध रूप से एक मिशन के लिए काम करते हैं सारे लोग। और मैं समझता हूं कि जो भारत को छोड़ करके अन्य देशों की जो पत्रकारिता है वो एक मिशन के लिए काम करती है, और हमारा जो मिशन था स्वतंत्रता के समय वैसा मिशन नहीं है उनका। वो अपने संस्कार के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने राजा के लिए, अपने राजपाट के लिए, उसके लिए वो लोग पत्रकारिता करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि 24/11 को जो 9/11 को जो वो गिरा था एक टावर, उस टावर की धूल भी नहीं दिखाई गई देश के अंदर की कितनी धूल थी, कितना। हमारे यहाँ तो जो है यदि कोरोना के अंदर लाश जो है गंगा जी में मिल जाएगी तो हम बवंडर मचा देते हैं कि देखो हमारी कितनी लाश हो गई, अरे देखो हमारी कितनी लाश। मैं लौटूंगा। मेरा सवाल यही कि अगर बीबीसी गोधरा पर फिल्म बनाता है तो बीबीसी ने फिर कश्मीर पर फिल्म क्यों नहीं बनाई, कश्मीर के पंडितों पर फिल्म क्यों नहीं बनाई? इसी को लेकर हम बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राहुल जी, बीबीसी का बहुत नाम रहा है विश्वसनीयता के मामले में, और वो जो उसकी गुडविल थी, जो क्रेडिट थी, वो आज भी उसका एक तरह से पूरी दुनिया में आज भी सम्मान है, पुरानी हम बात करें। लेकिन अब विवादों में है, और वो इस कदर विवादों में है कि एक भारत जैसे देश को उसकी डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगानी पड़ी, जबकि उसके पक्ष में ब्रिटेन के सांसद ने एक बयान दिया है कि ये भारत के प्रधानमंत्री जो सबसे ताकतवर, उनके बारे में फिल्म बनाएगी, वो ठीक नहीं है। इंग्लैंड के पीएम सोनू का भी यही कहना था कि वो भी इसके खिलाफ है। यूएस के एक मंत्री ने भी नरेंद्र मोदी या भारत के समर्थन में ये बात की है। तो ये जो मामला है बीबीसी का, डॉक्यूमेंट्री बनाने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन उसके चश्मे का फ़र्क है। वो सिर्फ चश्मे से एक रंग देख रहा है, दूसरा रंग अगर आप नहीं देख रहे हैं तो फिर आप बीबीसी को न्यूज़ एजेंसी में निष्पक्ष कैसे मान सकते हैं? ये सवाल पत्रकारिता का भी है, आपकी राय। देखिए, एक चीज है कि बीबीसी की विश्वसनीयता इस मामले में जाकर के बिल्कुल ऐसे चौराहे पर खड़ी हो गई है कि जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान की या पूरे विश्व की पत्रकारिता में बीबीसी के ऊपर बहुत भरोसा किया जा सकता था, लेकिन अब ये जो बीबीसी ने गोधरा को लेकर के जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, ये मामला हिंदुस्तान में लगभग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में समाप्त हो चुका था। अब इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि ये मामला बीबीसी ने सिर्फ इसलिए उठाया है कि आने वाले 1 साल के अंदर चुनाव है, ये चुनावी मुद्दा बना करके उसने आकर के यहाँ प्रस्तुत किया है। अब आप इंटरनेशनल लेवल पर यदि पत्रकारिता या इंटरनेशनल लेवल पर राजनीतिक स्वरूप को यदि आप देखो
तो बीबीसी अब ऐसी स्थिति में नहीं बचा है कि वो विशुद्ध पत्रकारिता कर सके, क्योंकि बीबीसी की जो फंडिंग हो रही है वो ऐसे राष्ट्रों के साथ में हो रही है जो आज हिंदुस्तान को उभरता हुआ दिखाई, मतलब हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। तो उनके ऊपर अब ये हो चुका है कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान को बदनाम करना है, या यहाँ जो सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको बदनाम करना है और चुनाव को प्रभावित करना है। इस दृष्टिकोण से बीबीसी ने इसको पहला एक एपिसोड जारी किया, फिर इसके चलिए, बाद दूसरा जारी किया। लेकिन राहुल जी, ये यहाँ जी, ऐसे में तो फिर बीबीसी को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए न्यूज एजेंसी के अलावा, और इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करें उसकी पार्टी के लोग, अगर वो किसी देश की राजनीति में दखल देना राघवेंद्र चाहती जी, जी। उसी एजेंडे पे तो काम हो रहा है ये, क्योंकि इतने वर्षों के बाद में कोई पिक्चर रिलीज कर देना, उसके डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकाल के आना, जिसपे पटाक्षेप हो चुका हो, जिसकी फाइल बंद हो चुकी हो, हस्तक्षेप करने मेरा का लेकिन किसी को सवाल भी ये कोई कि अधिकार नहीं बनता। राहुल जी, इस मुद्दे पर जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सियासत को भी देखने की जरूरत है कि जरूर डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के पक्ष में और खिलाफ आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई राजनीति हो रही है, वो राजनीति साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। मैं लौटूंगा, ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि क्या कोई ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है, साजिश का हिस्सा है, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, मेरा सवाल संदीप जी आपसे भी है, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ए के एंटोनी के सुपुत्र अनिल एंटोनी ने कांग्रेस से इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया है कि अगर कोई देश किसी के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता, कोई एजेंसी बनाती है, उसको कोई सरकार प्रतिबंधित करती है, तो हमें क्या ज़रूरत है उस पर ज़्यादा जोर देने की। और उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया, और उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि मैं अपने सोशल अकाउंट से इस बारे में की गई टिप्पणी को भी नहीं हटाऊंगा, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको निर्देश दिया था। आपका क्या मानना है? बीबीसी अपनी जगह है, लेकिन उसको लेकर भारतीय राजनीतिक दलों में जो उथल मची है वो कितना आगे तक जाने वाली है? संदीप जी। राघवेंद्र जी, चाहे देश की बात कर लें या दुनिया की बात कर लें जी, इस समय लोगों में दो पक्षों में खड़े होने की होड़ मची है, एक पक्ष में, एक विरोध में। क्योंकि हमें माइलेज कैसे मिलता है, या तो समर्थन में खड़े होंगे या विपक्ष में खड़े होंगे। बीबीसी ने भी वही रास्ता चुना है। स्वाभाविक सी बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई चीज, एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, तो हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो उसके साथ खड़ा हो, देश हित में खड़ा हो। राजनीतिक हित तो हमारे बाद में हो जाएंगे, सत्ता हमें बाद में मिल जाएगी, लाभ बाद में हो जाएगा। जब देश का नुकसान हो जाएगा तो हमारे हाथ क्या आएगा? मैं जो एंटोनी जी के लड़के की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि उन्होंने सही स्टेप उठाया है। कांग्रेस विपक्ष में है तो वो मोदी के साथ खड़े होने की बात तो करेगी नहीं, क्योंकि राजनीति का चरित्र ही ऐसा हो गया राघवेंद्र जी, पक्ष में और विरोध में। तो कांग्रेस हर काम का विरोध करती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई माहौल बनाया जा रहा है दुनिया में, तो आपको देश के प्रधानमंत्री और देश के साथ खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा शर्मा जी ने कहा, रंजन जी ने कहा, बात स्वाभाविक सी है कि जब सुप्रीम कोर्ट उस फाइल को बंद कर चुका है तो उसके फिल्मांकन की जरूरत क्या है। मैं इन बातों से भी सहमत हूं कि देश की बढ़ती प्रगति या छवि को धूमिल करने की कोशिश भी हो रही है दुनिया भर में। और गोधरा जैसे मामले के जरिए आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या देश के और प्रदेश के राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने की मंशा है आपकी? आखिर जरूरत क्या पड़ गई? मेरा अपना मानना है कि बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री के पक्ष में खड़ी हुई है तो स्वाभाविक सी बात है। आज वक्त यह था कि आप वोट की राजनीति छोड़ते, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर दुनिया में अनर्गल प्रचार करने की कोशिश हो रही है तो आपको देश के साथ खड़े होना नजर आना चाहिए राघवेंद्र जी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश में। संदीप जी, एक बात है, बीबीसी की निष्पक्षता भले ही घट गई थी, लेकिन वो इस मुद्दे पर अपने आप को निष्पक्ष साबित कर सकती थी कि वो कश्मीर पर भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाती, क्योंकि गोधरा में जो दंगा हुआ है, जहां सब तरह की बातें हुई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन अभी कश्मीर के मुद्दे पर तो कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। कश्मीर के मुद्दे पर अभी भी लोग विस्थापित हैं। कश्मीर में जो लोग रहते थे वो कश्मीर के बाहर हैं, और उनके साथ जो नरसंसता हुई थी उससे तो कोई इनकार नहीं करता। लेकिन तब बीबीसी की पत्रकारिता और उसकी निष्पक्षता कहाँ चली गई थी? अगर वो तब डॉक्यूमेंट्री बनाती तो आज जो सवाल खड़े कर रहे हैं
उनके मुंह पर लोग तमाचा मारते कि आप गलत बात कर रहे हैं। बीबीसी ने इस मुद्दे पर कश्मीर पर भी फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री, और अब उसको हक है कि वो गोधरा पर भी बनाए। कहीं ना कहीं बीबीसी की जो विश्वसनीयता है वो नुकसानदेह है और वो पत्रकारिता को भी नुकसान करने वाली लगती है। संदीप जी। राघवन जी, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कश्मीर में कम हुआ है? क्या नॉर्थ ईस्ट में कम घटनाएं हुई हैं? लेकिन राघवन जी, आज एक दौर चल पड़ा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। ये एक अजब तरह की होड़ शुरू हो गई है पत्रकारिता में जी। आप देखिए ना कि सीधे पोल में बढ़ जाते हैं, एक पक्ष का पोल, एक विपक्ष का पोल। ऐसे हो गई है पत्रकारिता जैसे क्रिकेट का मैदान हो, फुटबॉल का मैदान हो, जहां दो टीमें आमने सामने हो रही। ये हमारे देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बीबीसी जो कर रहा है उसकी तो निष्पक्षता पर सवाल उठ ही रहे हैं राघवन जी। बिल्कुल। और आने वाले समय में जो लोग सुबह 7 बजे जी ये सब कुछ हो, सुबह 7 बजे सुबह सवेरे सुनते थे या दीगर चीजें सुनते थे, अब मुझे लगता है कि बीबीसी की रिपोर्ट पर भी लोग नजर लगाएंगे और उस पर उंगली उठाएंगे। बिल्कुल। सुरेश जी, अगर ये सब घटनाक्रम चल रहा हो, देश का मामला हो, प्रधानमंत्री मोदी का मामला हो, हिंदू मुसलमान की अगर बात हो, तो फिर जेएनयू अगर ना आए तो बात बनती नहीं है। जेएनयू भी एक ऐसा फैक्टर हो गया है, या जामिया इस्लामिया की हम बात करें तो वो भी बीबीसी के साथ कदम ताल कर रहा है। अब जेएनयू के मामले में लाठीचार्ज हो रहा, वो इस फिल्म को दिखाने पर आमादा है, वो सारे जो इसके लिंक्स है वो शेयर कर रहे हैं। सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो हम इस प्रतिबंध को तोड़ेंगे। इस मानसिकता का क्या किया जाए? इसको ओढ़ा जाए, बिछाया जाए, या इसको खारिज किया जाए? आपकी राय। देखिए, सरकार यदि कोई प्रतिबंध लगाती है तो वो कोई संविधान विरोधी काम नहीं करता है, क्योंकि आज तक हमें याद है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो कोर्ट में डिबेट्स हुई थी उस पर बैन लगा था, आज तक बाहर नहीं आई बातें। तो कि नथुराम गोडसे ने क्या कहा, या बाकी अन्य प्रकार के ऐसे उदाहरण और भी हैं जिनके अंदर एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सलमान रुश्दी की किताब जो है उसको उस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये सारी चीजें हैं जिनके कारण हमें ये मानना चाहिए कि जो प्रतिबंध लगा है मतलब वो प्रतिबंध है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप दलीय प्रतिबंधों के अंतर्गत जो है इसका वो नहीं कर सकते, और किसी भी शासन के सरकार के आदेश का उल्लंघन करने का अभिप्राय ये है कि आप सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। तो ये तो एक बात बनती है। लेकिन यहाँ बहुत गंभीर बात हम सब लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि क्या इस विश्व में इस समय फिर से सांस्कृतिक द्वंद्व की स्थिति चल रही है क्या? राजनीति खत्म हो गई है, राजनीति बची नहीं है। आप राजनीति को देख लीजिए, यदि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, यदि केजरीवाल बोल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं, तो इन सब लोगों के राजनीतिक एजेंडे के साथ साथ राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य के अंतर्गत ये सब सांस्कृतिक एजेंडे को चला रहे हैं। भाजपा को देखोगे आप, हिंदुत्व की बात करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस की आप बात देखो तो दिग्विजय सिंह तत्काल आके खड़े हो जाते हैं कि बताओ सेना ने कहां मारा। अब आप सेना पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादियों को मार के आई है, आप उनका नाम क्यों पूछ रहे हो? और भाई आपकी पाकिस्तान से इतनी दोस्ती, आप डायरेक्ट पूछ लो ना आप उनसे कि आप बता दीजिए भाई साहब, आतंकवादी ओसामा जी भाई साहब बता दीजिए कि क्या होगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये विभाजन की ओर इंगित करती हैं कि सांस्कृतिक विभाजन होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और ये अन्य राष्ट्रों का जो जिस तरीके की दो चीजें और गंभीर हैं, एक रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है और उसमें भारत की जो भूमिका रही है, उस भूमिका से विश्व की जो महाशक्तियां हैं और जो बड़े दिग्गज हैं उनको ये भय लगा कि एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी नाम का है जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो है निर्वाचित प्रधानमंत्री है, और वो अपनी बात को दमदारी से कह सकता है, और न जाने क्या क्या परिस्थितियां उस युद्ध में हमको सुरेश जी इसका विस्तार करेंगे तो एक बात और कह दूं, एक बात और कह दूं मैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जिसके बारे में आप और हम सब लोगों को आगे के लिए ध्यान भी देना पड़ेगा, और हम सब लोग और ज्यादा शोध करें। मैं मान लो हो सकता है प्रारंभिक टिप्पणी कर रहा हूं, जो डॉलर की आड़ लेकर के विश्व की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका कब्जा करके बैठा हुआ था पिछले कुछ महीनों से, या एक बरस समझ लीजिए युद्ध के काल के बाद से ही, कि रूस, भारत और अन्य कुछ देशों ने मिलकर के भारतीय रुपए में व्यापार करने का जो एक निर्णय लिया है वो डॉलर को आने वाले कुछ सालों में नीचे गिरा देगा। बिल्कुल वो उसकी स्थिति उसका जो तो ये भी एक भय है आर्थिक मामला। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर, और उसके निहितार्थ तो बहुत सारे जो आप बता रहे हैं उसके आर्थिक निहितार्थ भी उसी के साथ लिंक है जी राघवेंद्र जी।
उसी के साथ लिंक है। जब हमें ये लगने लग जाएगा कि वैश्विक शक्तियों का जो मामला है वो मोदी के माध्यम से सोल्व हो रहा है और नई शक्ति का सृजन हो रहा है, तो मोदी बीबीसी के निशाने पर आएगा ही। नहीं, भारत मेरा के मेरा सवाल ये भी है राजनेताओं सुरेश जी कि भारत की जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ होने के बजाय उस डॉक्यूमेंट्री के साथ जाएंगी, तो फिर देश में मोदी के बारे में लोग धारणा और मजबूत करेंगे, विपक्षियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये मान के ये फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा बनेगा आगे जाके। पार्टियां हैं, भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मोदी के खिलाफ जाएंगी ही, क्योंकि मोदी के खिलाफ जाए बगैर उन्हें सत्ता से नहीं हटाया जा सकता। और ये सब सत्ता लोभी लोग हैं। चलिए, और उसको उनको जो है, यदि सत्ता के में रह करके कोई बहुत बड़ा कारनामा कर देंगे, इन लोगों ने किया हो या करने वाले हों, जैसे आम आदमी पार्टी मान लो पंजाब में कोई बड़ा कारनामा करके दिखा दे, या जो है जनता दल यूनाइटेड, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास जी। राहुल जी, ये जो सारा मामला है अब आगे जाके ये मोदी वर्सेस ऑल होने वाला है, क्योंकि मोदी की ये राजनीतिक एक तरह की स्टाइल रही है कि उनके खिलाफ जब सब होते हैं तब मोदी ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर इस मुद्दे पर देश की दूसरी पार्टियां जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री के पक्ष में जाएंगी, तो स्वतः ही मोदी के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो जाएगा। क्या ये पार्टियां फाउल प्ले कर रही हैं इस मुद्दे पर जाकर? क्योंकि सरकार के फैसले के खिलाफ आप जाएंगे तो एक तो सरकार विरोधी आप हो जाएंगे, सरकार विरोधी हो जाएंगे तो वो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र विरोधी होने का तमगा आपको मिल जाएगा और उसमें मोदी मजबूत होगा। आपकी राय, बीबीसी ने जो कुछ किया है उसके बदले में जो दूसरे दल हैं उनका क्या हाल हो सकता है, इस मुद्दे पर लाभ होगा कि नुकसान? बहुत संक्षेप में राय। राघवेंद्र जी, महात्मा गांधी का समय निकल गया कि आप ये जैसा वो कर रहे हैं वैसा मत करो। अब ये हो गया है कि जिस भाषा में आपको जवाब दिया जा रहा है आप उसी भाषा में उसका जवाब दें। यदि सोशल मीडिया पे बीबीसी ने अपनी पिक्चर को लॉन्च किया है, इस देश को या किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करने की चेष्टा की है, या पत्रकारिता में उसने नकारात्मकता फैलाने की चेष्टा की है, तो उसका जवाब आपको उसी प्लेटफॉर्म पे उसी रूप में देना पड़ेगा। यदि वो पिक्चर दिखाने पे आमादा है तो आप ताज्जुब कीजिए कि बीबीसी ने कर दी है और सरकार उस पर बैन लगा देगी तो एक सेकंड में पता नहीं कहां से कहां तक जा चुकी होगी और कितने लोग देख चुके होंगे और शेयर कर चुके होंगे। इसका जवाब सिर्फ ये है कि यदि उन्होंने सोशल मीडिया पे भारत को बदनाम करने की चेष्टा की है तो उनको उसी रूप में एक्सपोज करना पड़ेगा सरकार को कि सच क्या है। तो वीडियो यदि प्रस्तुत किया गया है, डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की है, तो डॉक्यूमेंट्री के रूप में ही उनको जवाब दिया जाए, तब जाकर के बात बनेगी। संदीप जी, मामला भारत का है और ये अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये आगे और बढ़ेगा। आपकी राय कि इस मसले का आगे माने ये कहां तक आगाज करेगा? देखिए राघवेंद्र जी, चुनाव करीब हैं और चुनाव में इस तरह की आग भड़काने की कोशिश होती है। बीबीसी ने उसकी शुरुआत कर दी है, विपक्ष बीबीसी के साथ खड़ा हो गया है। सरकार की और देश के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को नकारें। अगर देश के खिलाफ कोई राजनीतिक दल खड़ा होता है तो समाज को उस दल के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि इसके लिए जन जागरण की जरूरत है, चाहे मोदी की बात हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसके पक्ष में देश को खड़े नजर आना चाहिए। कह सकते हैं कि देश की राजनीतिक एजेंडा बीबीसी तय नहीं करेगा। अगर बीबीसी के साथ लोग जाएंगे विपक्षी दल तो ऐसा माना जाएगा कि वो बीबीसी के पिछलग्गू बन गए और देश की सियासत में बीबीसी के निर्देशन में काम करने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर ये मामला रुकने वाला नहीं है, ऐसा लगता है कि यह भी आगे और चलेगा। गुजरात का ये गोधरा कांड बीबीसी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करेगा और इस पूरे मामले में कश्मीर मुद्दे को भी एक तरह से सुर्खियों में लाएगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका भी, राहुल जी आपका भी, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर गुजरात गोधरा दंगे को लेकर बीबीसी ने जो फिल्म बनाई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में अगर वो अपने आप को तटस्थ बनाती है तो फिर कश्मीर पर भी कोई डॉक्यूमेंट्री आए तब तो ये बात ठीक है, नहीं तो बीबीसी का जो लेबल है वो थोड़ा नीचे जाएगा। बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।